स्वागत। आज हम मुगल बादशाह अकबर के दौर की नीतियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक जानकारी है, उनकी धार्मिक सोच, जमीन के इंतजाम, प्रशासन, इन सब पर। हाँ। मकसद ये है कि अकबर के शासन की वो खास बातें समझें जिन्होंने उसे इतना अहम बनाया। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अकबर ने अलग अलग विचारों को, सिस्टम्स को मिलाया, एक मजबूत और कह सकते हैं काफी हद तक खुले विचारों वाला साम्राज्य बनाने की कोशिश की। हाँ, ये सिर्फ नीतियां जोड़ना नहीं था, है ना? एक विजन लगता है। सही कहा। एक सोची समझी रणनीति ज्यादा लगती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनकी सबसे मशहूर नीति से, सुलह एक कुल। ये शब्द तो बहुत सुना है, हाँ, काफी। पर इसका असल मतलब क्या था और अकबर इस सोच तक पहुंचे कैसे? क्या ये शुरू से ही था उनके जहन में? देखिए, सुलह कुल का सीधा मतलब है सबके साथ शांति या कह ले सार्वभौमिक सहनशीलता। अच्छा। ये विचार अकबर ने अपने एक शिक्षक थे अब्दुल लतीफ उनसे पाया, लेकिन इस पर और भी असर थे। जैसे उनके बाप दादा बाबर और हुमायूं, वो भी तुलनात्मक रूप से उदार थे। हाँ। फिर उस वक्त के भक्ति और सूफी आंदोलन, हाँ, उनका भी असर रहा होगा। बिल्कुल। और कुछ शिया विद्वानों की सोच का भी। हाँ। ये जरूर है कि शुरू में कुछ कट्टर उलेमा का असर था दरबार में, शेख अब्दुल नबी जैसे। तो एकदम से नहीं बदली सोच? नहीं, धीरे धीरे वो ज्यादा सहनशील रास्ते पर बढ़े। और इसके कुछ ठोस उदाहरण भी हैं, है ना, शुरुआती दौर के? हाँ, बिल्कुल है। जैसे 1562 में उन्होंने युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा बंद कर दी। अच्छा, ये तो बड़ा कदम था। और फिर 1563 में तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था वो हटा दिया। और सबसे अहम 1564 में जजिया कर खत्म कर दिया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। हाँ, जजिया का हटना तो बहुत बड़ा सिग्नल था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो सिर्फ सोच नहीं रहे थे, उसे लागू भी कर रहे थे। फिर आता है 1575, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना। हाँ, इबादत खाना, पूजा घर। ये तो बड़ा अनोखा कदम लगता है वो जमाने के हिसाब से। इसका मकसद क्या था? मकसद था धार्मिक चर्चाएं करवाना। शुरू में तो सिर्फ इस्लामी विद्वानों, खासकर सुन्नियों को बुलाया गया। ओके। लेकिन उनके आपसी झगड़ों और तकरार ने अकबर को थोड़ा निराश किया। उन्हें लगा सच शायद किसी एक गुट के पास नहीं है। तो फिर उन्होंने दरवाजे सबके लिए खोल दिए। हिंदू पंडित, जैन मुनि, पारसी दस्तूर, ईसाई पादरी, सब आए। सबको बुलाया। हाँ। और इन बहसों से अकबर इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई सभी धर्मों का जो मूल है, जो सार है, वो एक ही है, ईश्वर तक पहुंचना। तो इबादत खाने के अनुभव ने उनको और ज्यादा मतलब खुला बनाया? एक तरह से हाँ। इसी कड़ी में फिर 1579 का मजहर भी आता है। ये क्या था? हाँ, मजहर या घोषणा पत्र। इसे शेख मुबारक ने तैयार किया था। ये बहुत ही क्या कहते हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज था। अच्छा, कैसे? आखिरी माना जाएगा। ओ, यानी उलेमा के ऊपर बादशाह। हाँ, इसने एक तरह से उलेमा के असर को बादशाह के कंट्रोल में ला दिया। और फिर 1582 का दीन इलाही, इस पर तो बहुत चर्चा होती है। क्या ये कोई नया धर्म था? देखिए, अबुल फजल ने इसे तौहीद इलाही कहा है, यानी ईश्वरीय एकेश्वरवाद। तो भ्रम नहीं? इसे नया धर्म कहना शायद सही नहीं होगा। ये ज्यादातर एक नैतिक कोड था, एक आचार संहिता। अच्छा। मकसद था अलग अलग धर्मों के लोगों को बादशाह के प्रति वफादारी के एक सूत्र में पिरोना। इसमें कई धर्मों की अच्छी बातें ली गई थीं। जैसे पारसी धर्म से रोशनी और सूरज को अहमियत देना, जैन धर्म से अहिंसा का सिद्धांत। और इसे किसी पर थोपा नहीं गया। बहुत ही कम लोगों ने इसे अपनाया था। बीरबल अकेले हिंदू थे जिन्होंने इसे पूरी तरह माना। तो ये अनिवार्य नहीं था? बिल्कुल नहीं। अकबर वैसे भी दूसरे धर्मों का बहुत सम्मान करते थे। पारसी गुरु दस्तूर मेहरजी राणा, जैन मुनि हीरा विजय सूरी, जिन्हें जगत गुरु की उपाधि दी। हाँ, सुना है। और जिन चंद्र सूरी, युग प्रधान, ईसानियों को आगरा लाहौर में चर्च बनाने की इजाजत दी। ये सब सुलह कुल का ही हिस्सा था। समझ गया। तो ये तो हुई धार्मिक नीति की बात। जाहिर है इसने साम्राज्य को जोड़ने में मदद की होगी। हाँ, काफी हद तक। लेकिन साम्राज्य चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। जमीन और राजस्व, लैंड रेवेन्यू, उस मामले में क्या इंतजाम थे? राजा टोडरमल का नाम बहुत आता है इसमें। हाँ, प्रशासन और अर्थव्यवस्था में अकबर का सबसे बड़ा सुधार माना जाता है 1580 का 10 साला बंदोबस्त। 10 साल वाला? हाँ, इसे राजा टोडरमल ने लागू किया था।
ये शेरशाह की जब्ती प्रणाली का ही सुधरा हुआ रूप था। ओके, तो इसमें क्या खास था? इसमें पिछले 10 सालों की औसत पैदावार और बाजार के औसत भाव के आधार पर हर फसल के लिए नकद में टैक्स तय किया जाता था। नकद में? जी हाँ, दस्तूर कहते थे उसे, और ये आम तौर पर औसत पैदावार का 1/3 होता था। 1/3? हाँ, इससे फायदा यह हुआ कि किसान और सरकार दोनों को पहले से पता होता था कि कितना टैक्स देना या मिलेगा। अनिश्चितता कम हुई। अच्छा, और जमीन को भी बांटा गया था शायद? हाँ, बिल्कुल। जमीन की उपज के हिसाब से उसे 4 हिस्सों में बांटा था। पोलज, जो सबसे अच्छी जमीन थी, हर साल खेती होती थी। ठीक है। फिर पड़ती, जिसे कुछ समय खाली छोड़ना पड़ता था। फिर चाचर, जो 3-4 साल खाली रहती थी। और बंजर, जो 5 साल या उससे ज्यादा समय से खाली पड़ी हो, ताकि कायक्स उसी हिसाब से लगे। बिल्कुल। और शेरशाह वाली जमीन नापने की व्यवस्था और वो पट्टा और कबूलियत, हाँ, पट्टा कबूलियत, वो भी जारी रखा। इससे पूरी व्यवस्था में एक स्थिरता आई, और ये स्थिरता सिर्फ किसानों के लिए नहीं, साम्राज्य की आमदनी के लिए भी जरूरी थी। सही बात है। तय आमदनी होगी तभी तो बड़े काम हो सकेंगे। बिल्कुल। सेना का खर्च, निर्माण कार्य, सब इसी पर निर्भर था। और पैसों के लेन देन के लिए सिक्के, करेंसी सिस्टम, उसमें भी कुछ बदलाव हुए? हाँ, उसमें भी मानकीकरण हुआ। 1577 में दिल्ली में एक शाही टकसाल बनाई गई। ओके। और सोने, चांदी, तांबे के स्टैंडर्ड सिक्के जारी किए गए। चांदी का चौकोर सिक्का था जलाली, और सोने का गोल सिक्का इलाही, जो करीब 10 रुपए के बराबर होता था। अच्छा। सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसप था, 100 तोले का। वो शायद बड़े लेन देन के लिए था। हाँ, आम आदमी के लिए तो नहीं होगा। नहीं, आम लोगों के लिए तांबे का दाम चलता था, और 1 रुपए में 40 दाम होते थे। 1 रुपया = 40 दाम। हाँ, इस मानकीकरण से व्यापार में बहुत आसानी हुई। जाहिर है, एक स्टैंडर्ड करेंसी हो तो कारोबार फलता फूलता है। बिल्कुल। और आखिर में अकबर के दरबार के 9 रत्न, ये क्या बस कहने की बात थी या वाकई में बहुत प्रतिभाशाली लोग थे? नहीं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये वाकई में बहुत ही काबिल लोगों का समूह था। हर कोई अपने अपने क्षेत्र का महारथी था। जैसे नाम? जैसे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा और आईन अकबरी लिखी। इतिहासकार, विचारक। हाँ, उनका नाम तो बहुत सुना है। राजा टोडरमल, जबरदस्त वित्त मंत्री, ये दहसाला सिस्टम उन्हीं की देन थी। मियां तानसेन, संगीत सम्राट। तानसेन। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, वो सलाहकार थे, अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। हाँ, बीरबल के किस्से तो सब जानते हैं। और राजा मान सिंह, वो बहुत कुशल सेनापति थे। तो ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अकबर के शासन को मजबूत बनाने और संस्कृति को समृद्ध करने में बड़ा योगदान दिया। तो कुल मिलाकर देखें, अकबर का दौर धार्मिक सहनशीलता, एक व्यवस्थित राजस्व प्रणाली, मानकीकृत मुद्रा और प्रतिभाशाली लोगों के योगदान का एक मिश्रण था। सही। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग पहलुओं को सोच समझकर जोड़ने से एक मजबूत शासन की नींव रखी जा सकती है। बिल्कुल, ये एक तरह का संश्लेषण था, चीजों को मजबूत करना था। तो अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, कि अकबर ने सदियों पहले जिस तरह सहनशीलता और काबिलियत पर जोर देने वाली नीतियां बनाने की कोशिश की, आज के दौर में जब समाज इतने विविध हैं, इतने बटे हुए भी लगते हैं कभी-कभी, सही है। क्या आज की सरकारें, आज के प्रशासक संसाधन प्रबंधन और लोगों को जोड़ने के उनके तरीकों से कुछ सीख सकते हैं? ये सवाल आज भी उतना ही, बल्कि शायद ज्यादा प्रासंगिक है। सोचने वाली बात है।